नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और वाटरशेड मैनेजमेंट छठे सेमेस्टर को लेके आपका काफ़ी सिलेबस हो चुका था और इस लेक्चर में आपके और भी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो लगभग मैंने कितने क्वेश्चन तो मान के चलो सिलेबस बताता हूँ तो 70% सिलेबस हो चुका था। अंत में मास्टर वीडियो आएगा, 1 घंटे का होगा या 40 मिनट का होगा, उसमें सारा सब कुछ हो जाएगा। लगभग उसमें हम 1000 क्वेश्चन इंक्लूड कर देंगे। तो कहाँ से इतने क्वेश्चन कर पाओगे भाई? तो सारे क्वेश्चन जरूरी है, लेकिन मास्टर वीडियो में जो क्वेश्चन होगा उनको छोड़ना मत। वाटरशेड प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोगों की भागीदारी। पार्टिसिपेट लोगों का बहुत जरूरी होता है। वाटरशेड प्रबंधन नीति का मुख्य उद्देश्य होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सतत प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग। वाटरशेड प्रबंधन की योजना बनाते समय कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सर्वेक्षण और अध्ययन। अगला है, वाटरशेड प्रबंधन में प्रबंधन योजना का उद्देश्य क्या होता है? हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, संसाधनों का संरक्षण और विकास। वाटरशेड प्रबंधन में नीति निर्धारण का आधार क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी, वैज्ञानिक तथ्यों और स्थानीय आवश्यकताओं। अगला है, वाटरशेड प्रबंधन योजना में प्राथमिकता किसे दी जाती है? तो हो जाएगा सी ऑप्शन, भूक्षरण नियंत्रण। वाटरशेड प्रबंधन की सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? हो जाएगा ऑप्शन ए, धन की कमी। निम्न में से कौन सा वाटरशेड प्रबंधन की समस्या नहीं है? हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, जल संरक्षण के लिए उचित तकनीक। वाटरशेड प्रबंधन में नीति लागू करने के लिए किसे जिम्मेदार माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, सरकार एवं स्थानीय समुदायों दोनों। वाटरशेड प्रबंधन की योजना में कौन सी विधि अधिक प्रभावी होती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बॉटम अप अप्रोच। वाटरशेड योजना में निगरानी का कार्य कौन करता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, तीनों। ये तो बता ही चुका हूँ, लेकिन ध्यान रखना। वाटरशेड प्रबंधन की सफलता का सबसे बड़ा संकेत क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भूमि और जल संरक्षण में सुधार। अगला है, वाटरशेड प्रबंधन में इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल, भूमि, वन, कृषि का समन्वित प्रबंधन। देखो, वाटरशेड प्रबंधन योजना में बेसलाइन सर्वे क्यों आवश्यक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षेत्र की मौजूदा स्थिति जानने के लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, किस समस्या के कारण वाटरशेड क्षेत्र में जल की कमी होती है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा की कमी। अगला है, वाटरशेड प्रबंधन में कौन सी समस्या जल स्रोतों को प्रभावित करती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रदूषण। ठीक है, वाटरशेड प्रबंधन नीति में सतत विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतत विकास का होता है संसाधनों का संरक्षण और उपयोग। ठीक है, अगला है, वाटरशेड मैनेजमेंट के लिए किस स्तर पर योजना बनाई जाती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर। वाटरशेड प्रबंधन में नीति के निर्माण के दौरान किनको शामिल किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिकारी और स्थानीय लोगों को। अगला है, वाटरशेड प्रबंधन योजना में भूमि उपयोग की योजना बनाना क्यों जरूरी होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, भूमि के शहरी और टिकाऊ उपयोग के लिए। मित्रों, वाटरशेड प्रबंधन की योजना में माइक्रो वाटरशेड का अर्थ क्या होता है, महत्व क्या होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, छोटे क्षेत्र में प्रभावी प्रबंधन के लिए। अगला है, वाटरशेड प्रबंधन में सबसे अधिक बाधा कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तकनीक ज्ञान की कमी होती है। अगला है, वाटरशेड नीति में पार्टिसिपेटरी अप्रोच का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्थानीय लोगों की भागीदारी। वाटरशेड प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? मित्रों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमि का संरक्षण करना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है, उसीलिए यह सारा रायता फैलाया जाता है। वाटरशेड नीति के अंतर्गत किससे जल संरक्षण होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झीलों का संरक्षण करना। अगला है, वाटरशेड प्रबंधन में सबसे आम समस्या क्या है? तो भूमिचरण, सबसे आम समस्या। भाई वाटरशेड में भूमिचरण के लिए कई सारे कार्यक्रम गवर्नमेंट लाती है, तो सबसे आम समस्या ये हो जाती है, भाई भूमिचरण तो हो गई होगा, वाटरशेड करोगे अगर। जल की कमी का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खराब वर्षा पैटर्न होगा तो जल की कमी हो जाएगी। वाटरशेड प्रबंधन में ओवर ग्रेजिंग क्या होता है? तो ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमिचरण बढ़ता। देखो, ओवर ग्रेज, ठीक है, इंग्लिश से समझ आता है कि भूमिचरण बढ़ेगा। अगला है, वाटरशेड प्रबंधन की समस्या किस वजह से बढ़ती है? जन सहभागिता की कमी से। भाई जन सहभागिता वाटरशेड में बहुत जरूरी है मित्रों, कई बार आपने देखा होगा, कई क्वेश्चन करा दिए। भूमि की नीलामी किस समस्या को बढ़ाती है? भाई भूमि की नीलामी वाटरशेड से जुड़ा हुआ है, सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, भूमि की नीलामी किस समस्या को बढ़ाती है? तो भूमिचरण। तो भूमिचरण जहाँ ऑप्शन दिखे, संरक्षण चरण, दोनों ऑप्शन में कोई भी दिखे जरूर लगाना। ठीक है, यही सिलेबस को घुमा फिरा देते हैं। ठीक है, और इन्हीं पे क्वेश्चन डिपेंड होंगे। ठीक है, जल प्रदूषण वाटरशेड पर क्या प्रभाव डालता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जल की गुणवत्ता गिरती है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? जल प्रदूषण वाटरशेड पर क्या प्रभाव डालता है? तो जल की गुणवत्ता गिरती है। जल स्रोतों के दोहन से क्या समस्या होती है? जल स्रोत का अगर दोहन आप करोगे तो उससे भूजल स्तर काफ़ी गिर जाएगा। ठीक है भाई, आजकल देख लो पंजाब में कितना लोगों ने दोहन किया है, आज वाटर लेवल ढूंढने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अगला है वाटरशेड प्रबंधन में सबसे आम
समस्या क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा भूमिचरण। ठीक है। जल की कमी का मुख्य कारण क्या है? जल की कमी का मुख्य कारण क्या है? जल की कमी का मुख्य कारण है खराब वर्षा पैटर्न, हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। अगला है 28 नंबर। वाटर सेट प्रबंधन में ओवर ग्रेजिंग से भूमिचरण बढ़ता है, सही है। वाटर सेट प्रबंधन की समस्या किस वजह से बढ़ती है? तो जनसहभागिता की कमी से ही हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। जल स्रोतों के दोहन से क्या समस्या होती है? तो जल स्रोत का जब दोहन करोगे तब क्या होगा? भूजल स्तर गिरेगा। ठीक है। अगला है वाटर सेट प्रबंधन में जल संरक्षण की समस्या मुख्यतः क्यों होती है? तो जनसहभागिता की कमी। भूमिक्षरण रोकने के लिए सबसे प्रभावी भाई एक ही चीज़ है, वृक्षारोपण कर दो। बजट कितना भी इसमें दिया है, अधिक बजट, कुछ लोग अधिक बजट भी समझ रहे हैं भाई, बजट कितना भी ला दो, ठीक है, बजट को ढंग से लगाओगे कहाँ? तो वृक्षारोपण में ही लगाओगे ना। ऐसा तो है नहीं कि बजट ही डायरेक्ट लगा दोगे कि भैया बजट ये सब वाटर सेट कर लेंगे, ठीक है, भूमिक्षरण को रोक देंगे, ठीक है। बजट मतलब पैसा। अगला, वाटर सेट में जल संरक्षण के लिए कौन सा प्राकृतिक स्रोत सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तालाब और पोखर। अगला, वाटर सेट प्रबंधन की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जन सहभागिता की कमी। अगला है वाटर सेट प्रबंधन की योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी पहलू। अगला है वाटर सेट प्रबंधन की सबसे बड़ी बाधा क्या है? हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, वित्तीय संसाधनों की कमी। ठीक है। अगला, वाटर सेट प्रबंधन में पार्टिसिपेटरी अप्रोच का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, स्थानीय लोगों की भागीदारी, स्थानीय लोगों की भागीदारी। अगला है वाटर सेट प्रबंधन की योजना में इंटीग्रेटेड अप्रोच क्यों जरूरी है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, भूमि, जल, वन, कृषि का समन्वित प्रबंधन के लिए। अगला है वाटर सेट प्रबंधन में बेस लाइन सर्वे का क्या महत्व होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को जानना। ठीक है। अगला है जल संरक्षण के लिए कौन सी तकनीक वाटर सेट में उपयुक्त होती है? ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्षा जल संचयन, वर्षा जल संचयन। अगला है वाटर सेट प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन में किसका योगदान सबसे ज़्यादा होता है? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, स्थानीय जनता का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, स्थानीय जनता का। अगला है वाटर सेट प्रबंधन में जल संरक्षण के लिए कौन सा उपाय प्रभावी है? ऑप्शन हो जाएगा बी, तालाबों का निर्माण और पुनरुद्धार। ठीक है। अगला है 45, वाटर सेट प्रबंधन में नीति निर्धारण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है। अगला है वाटर सेट में भूमि उपयोग योजना बनाने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमि के टिकाऊ और सही उपयोग को सुनिश्चित करना। ठीक है। अगला है वाटर सेट प्रबंधन की योजना में कौन सी विधि प्रभावी मानी जाती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बॉटम अप अप्रोच। ठीक है। जल संरक्षण के लिए किस प्रकार की वनस्पति बेहतर होती है? बी नंबर ऑप्शन, गहरे जड़ वाले पौधे, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है वाटर सेट प्रबंधन की नीति में सतत विकास का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, संसाधनों का संरक्षण करते हुए उनका उपयोग करना। वाटर सेट प्रबंधन के दौरान भूमि के दोहन को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वन संरक्षण और वृक्षारोपण। अगला है अपशिष्ट भूमि यानी बेस्ट लैंड की परिभाषा क्या है? जो बेस्ट लैंड होती है उसका वह भूमि जो किसी कारण से उपयोग में नहीं आ पाती या उपजाऊ नहीं हो पाती है। ठीक है। किसे डिग्रेडेड लैंड कहा जाता है? जो मानव गतिविधि या प्राकृतिक कारणों से नष्ट मतलब अपवित्र हो गई हो। ठीक है, डिग्रेडेड बोला जाता है उसको। ठीक है। अपशिष्ट भूमि के प्रकारों में से कौन सा मुख्य प्रकार है? तो अपशिष्ट में सबसे मुख्य प्रकार है मरुस्थलीय भूमि। ठीक है। अगला है डिग्रेडेड लैंड को सुधारने के लिए मुख्य उपाय क्या है? तो पेड़ पौधों का रोपण कर दो भाई, पेड़ पौधों का रोपण कर दो भाई। अगला है अपशिष्ट भूमि प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमि को पुनर्जीवित करना और उपयोगी बनाना। ठीक है। अगला है डिग्रेडेड लैंड में किस प्रकार की समस्या अधिक होती है? तो सबसे समस्या होती है जल की कमी। अगला है अपशिष्ट भूमि के प्रबंधन में सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वेक्षण और भूमि का मूल्यांकन करना चाहिए। अगला है अपशिष्ट भूमि प्रबंधन में रेगिस्तानी भूमि किस श्रेणी में आती है? ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, डिग्रेडेड भूमि। ठीक है भाई, रेगिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेडेड भूमि है ये। अपशिष्ट भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए मुख्य क्या किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, सिंचाई व्यवस्था में सुधार किया जाता है मित्रों। अगला है डिग्रेडेड भूमि का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि और चारागाह के लिए। अगला है अपशिष्ट भूमि प्रबंधन में किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, टेरेसिंग और वृक्षारोपण का किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 62, अपशिष्ट भूमि प्रबंधन का सामाजिक पक्ष क्या है? हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, स्थानीय लोगों को रोजगार देना और जीवन स्तर को सुधार करना। अगला है अपशिष्ट भूमि प्रबंधन में जैविक तकनीक का महत्व क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिट्टी उर्वरता को बढ़ाना, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाना जैविक तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगला है भूमि क्षरण मतलब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडिएशन से क्वेश्चन आपके शुरू हो गए मित्रों, ध्यान देना। सिलेबस का अंत तक की लाइन तक पहुंच चुका है।
भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए कटाव, अधिक चराई, अवैध खनन, जल प्रदूषण, ये सब कारक हैं। ठीक है, पेड़ लगाना, वर्षा जल संचयन, पर्यावरण संरक्षण, ये कोई थोड़ी ना होगा, तो पॉजिटिव, इनसे भला ही होता है। कौन सा मानव क्रियाकलाप भूमि क्षरण में सबसे ज़्यादा योगदान देता है? ऑप्शन हो जाएगा आपका ए अधिक चराई, यानी ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग का मतलब अधिक चराई। भूमि क्षरण में वाटर इरोजन का क्या योगदान है? बताओ भाई, वाटर इरोजन से क्या होगा? मिट्टी के कटाव में काफ़ी वृद्धि हो जाती है, काफ़ी नुकसान होता है। बाइंड इरोजन यानी जो वायु क्षरण होता है, किस प्रकार की भूमि क्षरण का कारण बनता है? तो किस प्रकार की? ऑप्शन नंबर ए भाई रेतीली भूमि होगी, महीन महीन कण होंगे। ठीक है, शुष्क क्षेत्र होगा, हवा चलेगी, मिट्टी में उड़ जाएंगे। ठीक है, रेतीली और शुष्क क्षेत्र में मिट्टी उड़ाना। अगला है अवशिष्ट भूमि बनने में जल प्रदूषण का क्या योगदान है? तो ऑप्शन ए जल स्रोतों को दूषित होना, जिससे भूमि उर्वरता कम हो जाती है मित्रों। अगला है कौन सी प्राकृतिक घटना भूमि क्षरण को बढ़ावा देती है? ऑप्शन ए हो जाएगा अत्यधिक वर्षा और बाढ़। अगला है डिफॉरेस्टेशन भूमि क्षरण में कैसे योगदान देता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मिट्टी कटाव को तेज करता है और भूमि की उर्वरता को कम करता है। साथियों 8 नंबर क्वेश्चन है अपशिष्ट भूमि बनने का कारण सेलेनाइजेशन है या क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिट्टी में लवणों के अधिक जमा होना। ठीक है, अगला है भूमि क्षरण के लिए कौन सा मानवीकरण सबसे अधिक जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनियोजित कृषि विस्तार। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 भूमि क्षरण में सॉइल कॉम्पैक्शन का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा मिट्टी की जल धारण क्षमता कम होना। अगला है अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन और वेस्टलैंड से क्वेश्चन हो जाएंगे। आपका सिलेबस क्या कह रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड वेस्टलैंड। तो जल स्रोत जल कटाव की मुख्य विशेषता क्या है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिट्टी की ऊपरी सतह का बह जाना और नालों का बनना। ठीक है, अगला है 12 नंबर बाइंड इरोजन के कारण भूमि में क्या परिवर्तन होते हैं? ऑप्शन ए हो जाएगा मिट्टी की जड़, मिट्टी का उड़ जाना या उड़ जाना, भूमि पर रेतीलेपन का बढ़ना। ठीक है, अगला है अपशिष्ट भूमि की कौन सी प्रकारें प्रमुख हैं? तो क्षारीय भी अपशिष्ट, लवणीय भी, कटावग्रस्त भी, कठोर भी और दलदली भी, ये सब अपशिष्ट की श्रेणी में आती हैं। ध्यान रखना मित्रों, इसमें 4-5 क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जरूर पूछ देगा। इतने बड़े क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, अगला है क्षारीय भूमि की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ए मिट्टी में सोडियम का अधिक होना और उच्च पीएच होना, ये क्षारीय भूमि की मुख्य पहचान है। लवणीय भूमि में किसकी अधिकता होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक हो जाती है। अगला है कटावग्रस्त भूमि की पहचान कैसे होती है? ऑप्शन नंबर ए भूमि पर गड्ढे, नाले और दरारें होना। अगला है कठोर भूमि की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा कठोर, मतलब ऑप्शन नंबर ए देख लेना। अगला है दलदली भूमि में क्या समस्या होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल निकासी की कमी से भूमि का जल भराव। अगला है क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में डिग्रेड भूमि का प्रमुख समस्या क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा अधिक कटाव, जल निकासी की समस्या और लवणीयता। अगला है उत्तर प्रदेश में किन क्षेत्र में अपशिष्ट भूमि अधिक है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रेतीली क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मित्रों। ये क्वेश्चन पीसीएस पूछ देता है, लेकिन ये आपका वेटलैंड मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, देखता हूँ कि आपका वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है धीरे धीरे, कोई नहीं, देखता हूँ। तो इतना हो चुका है, बाकी कल से शुरू करता हूँ मैं। प्रॉब्लम ऑफ डिग्रेडेड लैंड एंड उत्तर प्रदेश से संबंधित क्या है, मतलब क्या है मुख्य समस्या, क्योंकि हम यूपी का पेपर दे रहे हैं भाई, यूपी। ठीक है, एक सेकेंड देख लेता हूँ थोड़ा और, फिर अंत में वो कवर कर दूंगा। उत्तर प्रदेश की अपशिष्ट भूमि के कारण कौन सा पर्यावरण प्रभाव सामने आता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए जल स्तर गिरना, कृषि उत्पादन में कमी और भूमि क्षरण। मित्रों यहीं पे रखता हूँ, क्योंकि अभी मुझे सेकंड सेमेस्टर का भी और 4th सेमेस्टर का भी अपलोड करना है। ठीक है, तो सभी को साथ लेके चलना है, कोई भी किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करना है, सभी के साथ समता समानता ही ध्यान में रखना है। ठीक है, और मित्रों सब्सक्राइब करते रहिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा, ताकि हम लोग बीच में मनोबल डाउन ना कर सकें और कंटिन्यू आपके लिए वीडियो ला सकें। और आगे आने वाले दिन में एग्री ज्ञानपीठ पे बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी, वो चीज़ें आएंगी जो इतनी भीड़ भाड़ डिजिटल दुनिया में वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, वो एग्री ज्ञानपीठ में मिलेंगी। जिन क्वेश्चन का जवाब आपको कहीं भी नहीं मिलता है, चाहे यूट्यूब पर ढूंढो, चाहे आप गूगल पर ढूंढो, नहीं मिलता है, लेकिन एग्री ज्ञानपीठ बताएगा। अगर गूगल यूट्यूब दे देता है, लेकिन वो हवाबाजी करते हैं। यहाँ एक्सपीरियंस की बदौलत आपको बताया जाता है कि भाई हमने MSc या PhD के दौरान ये झेला, आप इस तरीके से ये चीज़ कर सकते हैं। MSc एग्रोनॉमी से करें, हॉर्टिकल्चर से करें, एंटोमोलॉजी से करें, पैथो से करें, किससे करें, हर एक चीज़ का डाउट क्लियरेंस किया जाता है। हम लोग खुद मीट रखते हैं छात्रों के लिए, और भविष्य में काफ़ी अच्छे प्रोग्राम होने वाले हैं मित्रों। और आने वाले जो सेमेस्टर हैं आपके, अगर आप सेकंड में हो तो 3rd में पहुँचोगे, 4 में हो तो 5 में पहुँचोगे, 6 में हो तो 7 में। तो हालांकि 7 का तो प्रोग्राम ही खत्म कर दिया है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा करेंगे अगले सेमेस्टर में, ताकि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से थ्योरी को पढ़ें। और वो थ्योरी सिर्फ आपके सेमेस्टर में ही नहीं, वरन आपके जो आगे आने वाले फ्यूचर के एग्जाम में, चाहे एग्रीकल्चर ऑफिसर का हो, चाहे आपका JRF का हो, नेट JRF का हो, सभी में काम आएगा मित्रों।
इस तरीके से आपको एक ट्रिक के साथ बता दिया जाएगा और एग्जाम ओरिएंटेड ही बताया जाएगा मित्रों। इधर उधर कोई भी हपाबाजी नहीं की जाएगी। हम लफ्ज़ों के माध्यम से चमत्कार नहीं करते हैं जिसे लफाजी कहते हैं, केवल हम अभ्यास के माध्यम से और एक्सपीरियंस के आधार पर ही चमत्कार करते हैं और वही चमत्कार काफ़ी टिकता है। फिर मित्रों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।